हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करना इस चैनल की पहचान है। इसी क्रम में हमने प्रीलिम्स परीक्षा की संपूर्ण तैयारी की। उसके बाद आज हम सोशियोलॉजी की एक सीरीज को तैयार कर रहे हैं जिसमें आज का लेक्चर 14वां लेक्चर होगा। आज एक बहुत छोटे से लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, सामाजिक समरसता। ये सामाजिक समरसता में मूल महत्वपूर्ण शब्द समरसता जो है वो हार्मोनी के नाम से जाना भी जाता है। चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे आदिदेव भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमसे केवल एक पॉइंट पूछा जा रहा है। सिलेबस में लिखा हुआ है सामाजिक समरसता के तत्व। सामाजिक समरसता के जो तत्व शब्द लिखा हुआ है, हमें मूल रूप से केवल तत्वों पर ही फोकस करना है, लेकिन हम यहाँ दो तीन चीजें और साथ में ऐड कर लेंगे। सामाजिक समरसता क्या होती है, सामाजिक समरसता के क्या उद्देश्य हैं, सामाजिक समरसता की क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं, इसके तत्व क्या है और वर्तमान में इसके समक्ष या इसकी प्रासंगिकता क्या है वर्तमान में। इन 5-6 पॉइंट्स पर हम इस डायमेंशन में इस पर काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को डिकोड कर लेते हैं, सामाजिक समरसता अर्थात सोशल हार्मोनी। देखिए, हम पहले ही आपको बता दें कि एग्जाम में केवल तत्व जो है, सिलेबस जो हमारा दिया गया है, उस सिलेबस में हमें केवल और केवल समरसता के तत्व ये शब्द टॉपिक में दिया गया है। पूरा सामाजिक समरसता कोई टॉपिक नहीं है या हमें नहीं दिया गया है, तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी बेसिक जो अवधारणाएं हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं इस बात को समझा रहा हूं। सोशल हार्मोनी नाम का एक टॉपिक हमारे सिलेबस में है। हार्मोनी में ये जो समरसता शब्द है ये महत्वपूर्ण है। ये जो समरसता शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और रसता। सबसे पहला शब्द है सम और रसता। सम शब्द का अगर हिंदी भाषा में मैं अर्थ देखूं तो अर्थ निकलेगा समानता। क्या निकलेगा? समानता या समान। और रसता का अर्थ अगर मैं देखूं तो इसका अर्थ निकलेगा भावना, अर्थात सभी व्यक्तियों में एक समान भावना हो, एक समान भावना हो, उस अवस्था को ही कहते हैं सामाजिक समरसता। बहुत ही सरल शब्दों में इस बात को हमें समझना है। बहुत फैलाने की, रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। सीधी सिंपल सी इतनी सी बात है। सामाजिक समरसता क्या है? तो सामाजिक समरसता का अर्थ है ऐसी भावना जो सभी व्यक्तियों को एक रूपता प्रदान करती, एक सूत्र में बांधती है, उस भावना को कहते हैं सामाजिक समरसता। अर्थात जो सामाजिक रूप से सभी लोगों को एक रूप में दे दे या एक रूपता दे दे। इसका एक और अर्थ भी निकलता है, अर्थात ये लोगों के बीच जो भेदभाव है, लोगों के बीच, जैसे ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, इसे हम कहेंगे वर्ण से संबंधित। ऐसा ही जाति से संबंधित भेद भी है, ऐसा ही वर्ग, ऊंच नीच, अमीर गरीब वाले भाव भी है, वैसे ही क्षेत्र का भी है, दिल्ली का, कोई गांव का, कोई शहर का। तो ये जो प्रकार के भेदभाव होते हैं, वर्ण, जाति, लिंग, रंग आदि प्रकार के भेदभाव से परे सभी लोगों को एक ही भाव में देखना, एक ही भावना के साथ देखने की अवस्था को कहते हैं सामाजिक समरसता। तो आपको सामाजिक समरसता की परिभाषा दो रूप में करनी है, एक सकारात्मक रूप में और एक नकारात्मक रूप में। सकारात्मक रूप में क्या होता है भैया? सकारात्मक रूप में परिभाषा होगी कि सभी को एक समान, सभी को एक समान भाव से, एक समान भाव से देखना की अवस्था या की अवस्था को ही कहते हैं समरसता। अगर नकारात्मक में देखें तो जाति, लिंग, रंग, धर्म, वर्ण आदि को छोड़कर या आदि से परे हटकर सभी के भेदभाव को भुलाते हुए, भेदभाव को समाप्त करते हुए एक ही भावना के साथ सभी को देखना नकारात्मक रूप से सामाजिक समरसता की परिभाषा है
खैर परिभाषा परिभाषा होता है, उसमें कोई सकारात्मक और नकारात्मक नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग में दो बातें याद कैसे रखेंगे, इसलिए मैंने ये क्लू दिया कि एक को सकारात्मक दृष्टि से सोचो, दूसरे को नकारात्मक दृष्टि से सोचो, तो आप पूरी बात समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक समरसता अर्थात सोशल हार्मोनी। मानव एक आदर्श समाज की कल्पना करता है। देखो, हम जो मनुष्य हैं वो समाज में रहते हैं, इसलिए सामाजिक प्राणी कहलाते हैं, और हम मनुष्यों का लक्ष्य की एक आदर्श रूप प्राप्त हो समाज का, अर्थात राम राज्य की अवधारणा को हम साकार करने या सोचने या दिमाग में उसे उसके आधार पर हम अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना करते हैं। तो उस आदर्श जो राज्य है, उस आदर्श समाज, उस आदर्श राज्य में जो समाज होगा वो भी आदर्श समाज होगा। आदर्श समाज की जो कल्पना है उसमें जो एक पहला बिंदु है कि कौन सा समाज आदर्श होता है, वह समाज आदर्श होता है जहां लोगों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी एक रूप से, सभी एक समान, एक प्रकार के लोग होते हैं, उस समाज को कहते हैं आदर्श समाज। तो मानव एक आदर्श समाज की कल्पना करता है जिसके लक्षणों में समरसता सबसे पहली जरूरत होती है। अगर समरसता है तो वहां समाज कैसा होगा? समाज आदर्श समाज होगा। याद रखिएगा, ये एक विशेषता के रूप में आप याद कर सकते हैं। समाज के सभी वर्गों में पारस्परिक प्रेम और सौहार्द की भावना को ही सामाजिक समरसता कहते हैं। मैं अलग अलग 2-3 प्रकार से इसी बात को प्रेजेंट करूंगा। चलिए और नए प्रकार से इसे प्रेजेंट कर लेते हैं। सामाजिक समरसता की और डेफिनेशन क्या हो सकती है? अभी हमने बात की कि जाति, धर्म, वर्ग, रंग और भी बहुत सारे जितने भी प्रकार के भेदभाव हो सकते हैं, सारे भेदभाव से परे आदि विविध प्रकार के भेदभाव को समाप्त करते हुए लोगों के मध्य परस्पर प्रेम, भाईचारे का भाव तथा समाज के सभी वर्गों के मध्य एकता की भावना या स्थापना ही सामाजिक समरसता है। आप अपने शब्दों में इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सामाजिक समरसता, ये सोशियोलॉजी की मूल विशेषता नहीं है, ये संस्कृति का टॉपिक है, या ये टॉपिक जो है वो संस्कृति या कल्चर शब्द से या कल्चर के सब्जेक्ट से आया है, इसलिए इस सब्जेक्ट में आप अपने आम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यह सोशियोलॉजी के शब्दों का प्रयोग, बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यह आम भाषा में उपयोग किए जाने वाली शब्दावली से अर्थ आंसर किए जा सकने वाला टॉपिक है। इसकी अवधारणा कहां से आई है? देखो, भारतीय संस्कृति की एक मूल विशेषता रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और दूसरी मूल विशेषता रही है, मैं 2 बातें लिखता हूं यहां, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी रहे, और दूसरी है वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। तो वासुदेव कुटुंबकम जब हम कहते हैं तो हम पूरे विश्व को एक परिवार, विश्व को एक परिवार कह देते हैं, और जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं तो सभी को हमारे जैसे मानव मानते हुए, सभी को मानव के रूप में स्वीकार करते हुए सबके सुखों की कल्पना की जाती है। और ये जो 2 बातें हैं, जो 2 अवधारणा है जो कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार मानी जाती है, इन्हीं को या इसी से नया एक आदर्श समाज की अवधारणा जन्म लेती है, इसी से एक सामाजिक अवधारणा जन्म लेती है, और जिसे हम कहते हैं सामाजिक समरसता। क्योंकि ये दोनों चीजें तभी आ सकती है जब समरसता की स्थिति होगी। भारतीय संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति है, जिसमें समरसता का अर्थ है सभी को अपने समान समझना, सृष्टि में सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है और उनमें एक ही चैतन्य विद्यमान है। इस बात को हृदय में स्वीकार करते हुए सभी के कल्याण की भावना के साथ जब हम सबको एक ही दर्जा देते हैं तो उसे कहते हैं सामाजिक समरसता। और इसी अवधारणा से, अर्थात इन 2 पॉइंट से जन्म लेती है समरसता की अवधारणा। याद रखिएगा, ये सोशल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का कॉन्सेप्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारी सामाजिक स्थिति का वर्णन है। देखो, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है और पूरे विश्व में पढ़ा जाता है, तो वो जो पूरे विश्व में पढ़ा जाए वो वैसी चीजों को पढ़ा जाएगा जहां पर जो पूरे विश्व में पाई जाती है। ये सामाजिक समरसता विश्व में कहीं नहीं पाई जाती, केवल भारतीय संस्कृति की देन है, इसलिए इसे हम स्पेशली पढ़ रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा कि ये संस्कृति से निकला हुआ टॉपिक है।
आगे सामाजिक समरसता में हम में शब्द के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग या हम शब्द को प्रमुखता दे देते हैं। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस यहीं से शुरू होता है। और आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने इसकी परिभाषा दी है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है? समरसता का अर्थ समाज को एकजुट करना। किसे? समाज को एकजुट करना है और पारस्परिक भेदभाव को समाप्त करना है। मूलतः परिभाषा यहीं तक है। क्या कह रहे हैं राधा कमल मुखर्जी? देखो, राधा कमल मुखर्जी कह रहे हैं, 3 शब्दों का नाम है और 3 बातें इसमें आएंगी। समाज को एकजुट करना, पहला समाज को एकजुट करना। कैसा करना? समाज को एकजुट कर देना, एकजुट करना। दूसरा पॉइंट, पारस्परिक भेदभाव को समाप्त करना। क्या कह रहे हैं कि भेदभाव को समाप्त करना, भेदभाव को समाप्त करना। और यहां से फिर अगली बात कि ये जो स्थिति है ये हमें किसी कानून से, किसी और चीज से प्राप्त नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं यह कार्य किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं बल्कि जागरूक लोगों के सामूहिक प्रयास के माध्यम से किया जा सकता है। तभी जाकर के समाज में वास्तविक रूप में समरसता का भाव उत्पन्न होगा। तीसरी बात जो है वो ये है कि ये जो 2 काम करने हैं, समाज को एकजुट करना है और भेदभाव को समाप्त करना है, ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था का काम नहीं है। जब समाज के सभी लोग जागरूक होकर इस भाव को प्रकट कर लेंगे या अपने आप में शामिल कर लेंगे तो उस अवस्था को हम सामाजिक समरसता कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा सामाजिक समरसता की हमें याद करनी है। सब लोग इसे वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिएगा। एक परिभाषा और मैं बता देता हूं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी इसकी एक परिभाषा देती है। बड़ी सरल सी एक परिभाषा ऑक्सफोर्ड ने कही कि समरसता जो है, समरसता सभी में एकजुटता या एकता का भाव है। बस इतना है, इतना ही कहा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कि समरसता क्या है? सभी में एकता का भाव ही समरसता है। बस खत्म हो जाती है परिभाषा। तो आपको राधा कमल मुखर्जी की एक बहुत अच्छी सी परिभाषा जिसमें 3 बातें कही गई है, समाज को एकजुट करना, सब भेदभाव को समाप्त करना, और यह स्थिति किसी एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा प्राप्त लक्ष्य के रूप में नहीं, जब समाज के सभी लोग जागरूक होंगे तो यह भाव उत्पन्न होगा, उस अवस्था के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया। ऐसे ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा कि समरसता सभी में एकजुटता या एकता की भावना है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो समरसता की भावना या समरसता के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? देखो, अभी हमने कहा कि समरसता का अर्थ होता है सभी में भेदभाव को समाप्त करना, तो इसके उद्देश्य भी कैसे? विभेद मुक्त आदर्श समाज की स्थापना करना। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? विभेद मुक्त, मतलब भेदभाव से अलग हटकर एक आदर्श समाज की स्थापना करना। दूसरा उसी पॉइंट को कह रहे, लिंग भेद, जाति भेद, रंग भेद, अस्पृश्यता के आचरण का विरोध करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक समानता और एकता की भावना का विकास करना, धारणीय विकास की संकल्पना को आत्मसात करना, समतामूलक समाज की स्थापना करना, मानवीय अस्मिता और नारी प्रतिष्ठा की स्थापना करना, समाज में एकत्व और ममत्व की भावना का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। बस 6-7 बहुत कॉमन सी विशेषताएं हैं और आप मन से लिख सकते हैं। इसे कैसे लिखोगे? शुरुआत मन से यहां से सोचना का शुरू करो कि अगर पूरे भारत में हमने एक जैसा सबको बना दिया, सबने छोड़ दिया कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान, मैं ब्राह्मण, मैं फलाना, मैं ढिमाका, मैं स्त्री, मैं पुरुष, तो क्या होगा? सबसे पहला काम होगा भेदभाव समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला काम हो जाएगा भेदभाव समाप्त हो जाएगा और एक आदर्श समाज की स्थापना, आदर्श समाज की स्थापना हो जाएगी। तो भेदभाव वाले पॉइंट में आप ले लो, जाति भेद, रंग भेद, लिंग भेद, सब प्रकार के भेद की समाप्ति। दूसरा, एक आदर्श समाज की स्थापना। तीसरा, जब आदर्श समाज स्थापित हो जाता है तो लोकतंत्र अपने आप में स्थापित हो जाता है या वास्तविक लोकतंत्र स्वरूप में आता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, फिर समाज में समानता एवं एकता की भावना का विकास करना, और इन्हीं से होता है कि हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को देखते हुए अगली पीढ़ी का भी ध्यान रखें, तो धारणीय विकास भी आ जाता है साथ में। समतामूलक समाज की स्थापना होती है। मानवीय अस्मिता अर्थात पुरुषों के लिए मानवीय अस्मिता और महिलाओं के लिए नारी प्रतिष्ठा की स्थापना की जाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनः स्थापित किया जाता है।
ममत्व और भातत्व का भाव जो है वो सबके सामने प्रकट होता है। ऐसी कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव्स आपको याद करने हैं। आगे हम आते हैं कि सामाजिक समरसता के क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं। लक्षण और विशेषता क्या होती है भैया? देखो, जब भी समाज में समरसता आएगी तो क्या क्या दिखाई देगा। देखो, सभी को समान अधिकार मिल जाएंगे, व्यक्तिवाद के स्थान पर समाज को केंद्र में रखा जाएगा, समाजवादी संकल्पना समाजवादी संकल्पना अर्थात समाज केंद्र में होगा, व्यक्ति केंद्र में नहीं होगा। तीसरी बात याद रखना, नैतिकता पर आधारित मापदंड होंगे, अर्थात सब कुछ नैतिक हो जाएगा। मैं के स्थान पर हम का उपयोग होने लगेगा, हर आदमी अब अहम को छोड़कर हम पर आ जाएगा। सहकारिता में विश्वास प्रकट होगा, अर्थात सब लोग किसी भी काम को मिलकर करने लगेंगे। सामाजिक आदर्श के से अभिप्रेत हो जाएंगे सब लोग, मतलब हर चीज में सामाजिक आदर्श दिखाई देने लगेगा। तो ऐसी जब चीजें नजर आए तो समझ लेना कि समाज में समरसता आने लगी है। तो सहकारिता जो है वो इसी का एक उदाहरण है। सहकारिता आप याद रखेंगे, सहकारिता क्या है? सहकारिता का अर्थ होता है सब मिलकर किसी काम को करें, उसे कहते हैं सहकारिता। और जब सब मिलकर किसी काम को करते हैं तो सब में क्या आ जाती है? समरसता आती है। सामाजिक आदर्श स्थापित होते हैं, मैं के स्थान पर हम का भाव आता है, नैतिकता में वृद्धि होती है, समाजवादी संकल्पना स्थापित होती है, व्यक्तिवाद के स्थान पर समाज को केंद्र में रखा जाता है और सबको समान अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मूल पॉइंट पे आते हैं। समाज में सामाजिक समरसता के घटक या सामाजिक समरसता के तत्व। यह प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, या मूल पॉइंट क्या है? सामाजिक समरसता के तत्व मतलब क्या होता है, या घटक मतलब क्या होता है? इसे हम कहें कंपोनेंट कह दें तो जैसे कोई एक गाड़ी है, एक बस है, उस बस के क्या क्या कंपोनेंट होंगे? टायर्स हैं, उसमें स्टीयरिंग है, उसमें इंजन है, उसमें बॉडी है, ये सब कुछ उसके कंपोनेंट है। ऐसे ही समरसता किन किन चीजों से मिलकर बनती है, क्या क्या चीजें जब आ जाती हैं समाज में तो सामाजिक समरसता है। कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे सामाजिक समरसता बनती है? तो सामाजिक समरसता बनने का पहला होता है सभी को समान अधिकार जब मिल जाते हैं तो सामाजिक समरसता का पहला चरण मिल जाता है। जब सभी को न्याय मिलता है तो न्याय की स्थापना जब हो जाती है तो फिर समरसता आने लगती है। अवसरों में जब सबकी समानता हो जाती है तो समरसता आने लगती है। एकता और बंधुता की भावना जब आती है तो समरसता आने लगती है। समाज में जब सहिष्णुता का माहौल होता है तो बंधुता आती है। संप्रभुता, मानवता और सहकारिता, इन चीजों से या इन तत्वों के होने से समरसता अपने आप आने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना सारा कैसे रटेंगे? देखो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद है तो ये पूरे पॉइंट मैंने वहीं से कॉपी कर लिए। मैंने भी प्रस्तावना सोची क्योंकि हमारी प्रस्तावना समरसता की स्थापना करने का एक टूल बनाया था संविधान सभा ने। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके सभी नागरिकों को समान अधिकार। अब यहां से बात शुरू होती है तो पहला पॉइंट मैंने वहां चिपका दिया। फिर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो फिर मैंने न्याय की स्थापना कर दी। फिर अवसर की समता, तो फिर हमने अवसर की समता लिख दी। एकता और बंधुता, तो हमने एकता और बंधुता लिख दी। फिर धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर सहिष्णुता लिखा। फिर संप्रभुता, मानवता और सहकारिता। इतने सरल से कुछ टॉपिक हमने सीधे सीधे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लिख लिए, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है सीधे तौर पर एक सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए घटक या तत्व था, या उसमें उन तत्वों को शामिल किया गया था जिनके हो जाने से सामाजिक समरसता अपने आप आ जाती है। लेकिन अब यहां ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक समरसता के घटक कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से हैं, तो आप ये आंसर करेंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि समाज में कौन कौन से तत्व हैं जो सामाजिक समरसता स्थापित करते हैं, तो या कौन कौन से तत्व है जो सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं, अगर ऐसा पूछा जाए, ये बढ़ावा शब्द लिखा हुआ हो, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो फिर आपको आंसर वो करना पड़ेगा जो समाज में समरसता लाते हैं। जैसे हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो समाज में समरसता लाती है। हमारे मनुष्य का जो सामाजिकरण है, सामाजिकरण, ये समाज में समरसता लाता है। तीसरा पॉइंट हमारा जो परिवार है, क्योंकि किसी भी इंसान में मूल्य जो है वो परिवार से आते हैं। फिर हमारे नैतिक आदर्श हैं
वो हमारे समाज में स्थापना समाज में जो है वो समरसता को लाते हैं। फिर हमारा जो संविधान है, संविधान का अर्थ है कानून, हमारे संविधान और कानून जो है वो समाज में नैतिकता की स्थापना करते हैं। फिर हमारा जो न्यायालय है वो समाज में नैतिकता की स्थापना करता है। तो मैंने 6 बातें बोली जो समाज में नैतिकता लाने का काम करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि समाजता की स्थापना या समरसता को बढ़ावा देने वाले तत्व लिखिए, यहां भी तत्व है, लेकिन जब आपसे पूछेगा कि समरसता को स्थापित करने वाले या बढ़ावा देने वाले तत्व कौन से हैं, तो फिर आंसर होगा शिक्षण संस्थाएं, सामाजिकरण, परिवार, नैतिक आदर्श। फिर आपका आंसर होगा संविधान, न्यायालय। ये पॉइंट आपको आंसर करने। और अगर सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक समरसता के घटक या तत्व कौन कौन से हैं, तो फिर आप आंसर करेंगे सभी में समान, सभी को समान अधिकार दे देने से समाज में समरसता आती है। सभी को न्याय मिल जाएगा तो समाज में समरसता आएगी। जब अवसरों की समानता होगी तो समरसता आएगी। जब एकता और बंधुत्व का भाव होगा तो समरसता आएगी। जब सहिष्णुता की स्थापना होगी तब समरसता आएगी। जब संप्रभुता होगी, मानवता होगी और सहकारिता होगी, तब जाके समाज में समरसता की स्थापना होगी। अब बहुत सारी बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक समरसता की स्थापना हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहला उपाय हमें करना होगा लोगों को जागरूक। जैसे ही हमने लोगों को जागरूक किया, जागरूकता से क्या आता है? आदमी क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, फलानावाद, सारे वाद छोड़कर अपने विकास और समाज के विकास पर ध्यान देता है। तो पहला पॉइंट, जागरूकता से समाज में समरसता स्थापित की जा सकती है। नैतिक शिक्षा देनी पड़ेगी, समान न्याय स्थापित करना पड़ेगा, त्वरित न्याय स्थापित करना पड़ेगा, सबको समान अधिकार देने पड़ेंगे, मानव विकास पर बल देना पड़ेगा या समान विकास पर, सबके विकास पर बल देना पड़ेगा। अब देखो आज की सरकार का क्या नारा है? समान विकास, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो ये सबका साथ और सबका विकास ये असली में क्या है? सबका साथ सबका विकास एक संकल्पना है समरसता को स्थापित करने की। ठीक है, निम्न वर्गों को संरक्षण दे ही रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की स्थापना, शिक्षा का विकास, ये सारी जो उपाय हैं अगर ये कर लिए जाएं तो इन उपायों के हो जाने से समाज में समरसता आ जाती है। इसके मार्ग में बाधाएं कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, सामाजिक समरसता की प्रासंगिकता या इसकी आवश्यकता क्या है? तो प्रासंगिकता और आवश्यकता पर हमें बहुत फोकस करना है। इसकी प्रासंगिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, इसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है? ऐसा प्रश्न हमसे बहुत कॉमन पूछा जाएगा कि वर्तमान में सामाजिक समरसता की स्थापना करने की क्या प्रासंगिकता, क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्यों आवश्यकता है? क्योंकि वर्तमान समाज विविधता से ग्रस्त समाज है और भारत एक विकासशील देश है जिसे अपने इन सभी समस्याओं को हल करते हुए विकास की ओर, समाज में सभी लोगों के लिए न्याय की स्थापना की ओर आगे बढ़ना, इसलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करनी है हमें, इसलिए ये जरूरी है। भेदभाव की समाप्ति करनी है, इसलिए जरूरी है। समता और समानता की स्थापना करनी है, इसलिए जरूरी है। अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है, शोषण का अंत करना है, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करनी है, लोकतांत्रिक मूल्यों को वास्तविकता सुनिश्चित करनी है, शोषित और उपेक्षित वर्गों को संरक्षण देना है, आधुनिक और नैतिक मूल्यों को समन्वय स्थापित करना है और सतत विकास की अवधारणा को लागू करना है। हम इन सब कामों को करना है, इसलिए हमें चाहिए समाज में समरसता। क्वेश्चन क्या पूछा है? सामाजिक समरसता की आवश्यकता क्या है? तो हमारी आवश्यकता है कि हमें आज जरूरत है सामाजिक सतत विकास की अवधारणा पर जाने की। तो सतत विकास पर तभी जाएंगे हम जब हम समरसता प्राप्त कर लेंगे। हमें आधुनिकता के साथ समन्वय करना है, इसलिए जरूरत है। शोषित और अपेक्षित वर्गों को संरक्षण देना है। अब आप सोच रहे होंगे फिर से नए पॉइंट ले आए सर, ये फिर से कहां से रटेंगे? आप केवल भारतीय संविधान याद रखो, उसमें सब छुपा हुआ है। जैसे प्रस्तावना में लिखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, तो राजनीतिक सारा न्याय स्थापित करेंगे तो अपने आप आर्टिकल 17 भेदभाव की समाप्ति हो जाएगी। समता आर्टिकल 14 से मैंने ये चुरा लिया, आर्टिकल 17 से मैंने ये चुरा लिया।
आर्टिकल प्रस्तावना से हमने ये चुरा लिया। फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 से चुराया है। शोषण हमने आर्टिकल 23 से चुराया है। फिर धर्मनिरपेक्षता हमने प्रस्तावना से चुराया है। फिर लोकतांत्रिक मूल्य ये भी हमने प्रस्तावना से लिया। फिर शोषित और उपेक्षित वर्गों की आर्टिकल 46 से ले लिया। आधुनिक समाज और ये दोनों मन से लिख दिया। तो बहुत कॉमन सी बातें हैं, ये बड़े सरल से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हमसे एक और प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक समरसता स्थापित करने के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो समाज में समरसता स्थापित करने के मार्ग में बाधाएं हैं, वो हमें रोक रही है कि हमें सामाजिक समरसता स्थापित नहीं करनी है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। समाज के मार्ग में या सामाजिक समरसता स्थापित करने के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे आप बस ऐसे याद करें। सबसे पहली बाधा है हमारे देश की जातिवाद। दूसरा है धार्मिक कट्टरता, जाति हो गई, धार्मिक कट्टरता हो गया। फिर तीसरी बात पे आते हैं क्षेत्रवाद, ये भी समस्या है। देखो अभी आजकल हमारे चुनाव भी इसी मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, क्षेत्रवाद। फिर और क्या मुद्दे हैं? नक्सलवाद भी एक समस्या है, आतंकवाद भी एक समस्या है। इन सब की वजह से हमारी सामाजिक समरसता जो है वो आपको जो जो पॉइंट आते जाए, क्षेत्रवाद लिखो, जातिवाद लिखो, धार्मिक कट्टरता लिखो, नक्सलवाद लिखो, आतंकवाद लिखो, और क्या लिखना है? और लिखना है हमारी जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं या हिंसात्मक घटनाएं, फिर क्या हो जाएगा? नैतिक मूल्यों का पतन, नैतिक मूल्यों का पतन। फिर उपभोक्तावाद, ये सब चीजें हमें बाधाएं हैं, हमारी समाज में समरसता स्थापित नहीं करने दे रही है। अगर ये सब चीजों को सॉल्व कर लिया, जातिवाद को, धर्मवाद को, भाषावाद को, रंगवाद को, लिंगवाद को, इन सबको समाप्त कर लिया तो सामाजिक समरसता अपने आप आ जाएगी। इनको हमें समाप्त करने की कोशिश करनी है। अब सामाजिक समरसता दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। बस एक फैक्ट याद रख लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम ही सामाजिक समरसता है। एक बुक, सामाजिक समरसता के लेखक कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये याद रखिएगा। इस लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के देखो याद रखना है कि हमारे सिलेबस में सामाजिक समरसता के तत्व एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन फिर भी हमने इसको पूरा कंप्लीट किया है कि सामाजिक समरसता क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, लक्ष्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि छोटे से टॉपिक को आप आसानी से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।